इस अध्याय में हम ध्वनि की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है। इसके अलावा ध्वनि के कुछ विशेष गुणों की चर्चा करेंगे। हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं। कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जिनको सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, जिसे संगीत कहते हैं। लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी भी होती हैं जिनको सुनकर हमारे सर में दर्द होने लगता है। जब हम स्टेशन पर जाते हैं, कितना शोरगुल हो रहा होता है, वाहन आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, वो ध्वनि हमें अच्छी नहीं लगती। ध्वनि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। जब तेज हवा चलती है तो पत्तियों में सरसराहट होती है। वो सरसराहट हमको सुनाई देती है। घरों में, किचन में आपने देखा होगा, दो बर्तन जब आपस में टकराते हैं, वहां पर भी ध्वनि उत्पन्न होती है। संगीतकार जब कोई वाद्य यंत्र बजाता है, जैसे सितार है, गिटार है, कोई तबला है, ढोलक है, इन सभी को आपने सुना होगा। इन सभी वाद्य यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कोई संगीतकार किसी गिटार या सितार को बजाता है तो क्या होता है, उसके तार कसे हुए होते हैं। वो उस तार को धीरे से खींचता है, किसी भी एक तरफ, अपनी तरफ या दूसरी तरफ, एक तरफ खींचता है और हल्का सा खींच करके छोड़ देता है। देखिएगा वो तार हिलने लगते हैं। इसे हम कंपन कहते हैं। ऐसा ही कंपन तबले में, मृदंग में, ढोलक में, उनकी झिल्लियों में भी होता है। वहां पर उनकी झिल्ली बहुत कम हिलती है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देती। लेकिन इस हिलने को, तार के हिलने को हम देख सकते हैं, जिसे हम कंपन कहते हैं। अर्थात कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब इस सितार रखा होता है या बर्तन रखा होता है, तबला रखा होता है, तब उसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब हम उस पर कुछ छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि तारों को हिलाते हैं, तबले पर कुछ हल्का सा प्रहार करते हैं, बर्तनों को आपस में टकराते हैं, तो वहां पर ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। यानी कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि कंपन देर तक होता है तो ध्वनि देर तक सुनाई देती है। यदि कंपन कम देर तक होता है तो ध्वनि भी कम देर तक सुनाई देती है। ये तो थी ध्वनि उत्पन्न करने की बात। अब चर्चा करते हैं ध्वनि के संचरण की। ध्वनि संचरित कैसे होती है? क्या आपने कभी यह सोचा कि ध्वनि हमें सुनाई कैसे देती है? जब कोई संगीतकार किसी वाद्य यंत्र को बजाता है तो वो क्या करता है, एक तने हुए तार को किसी भी एक ओर, अपनी ओर या दूसरी ओर, धीरे से खींच करके छोड़ता है, यानी कंपन उत्पन्न करता है। वो कंपन हमारे कानों तक कैसे आता है? उस वस्तु और हमारे कान, इसके बीच में क्या है? कुछ भी नहीं दिखाई देता हमें। इसके बीच में हवा होती है, यानी कि ध्वनि का संचरण इस हवा द्वारा हो रहा है। उस तार में, यानी वाद्य यंत्र के तार में जो कंपन होता है, वो कंपन अपने बगल की हवा के अणुओं में कंपन उत्पन्न करता है और वो अणु अपने बगल की हवा के अणुओं में कंपन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हवा के अणुओं द्वारा यह संचरण हो रहा होता है। और जब हमारे कानों के पास वाली हवा के अणुओं तक यह संचरण पहुंचता है तो हमारे कानों के अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसे हम पर्दा कहते हैं। उस पर्दे में कंपन होता है। पर्दे का वो कंपन
हमारे मस्तिष्क तक जाता है और हमको वो ध्वनि मालूम पड़ती है कि ध्वनि कैसी है, क्या है। इस प्रकार ध्वनि के संचरण का जो माध्यम है वो हवा है, वायु है, उस वायु के अणु हैं। तो ये तो थी ध्वनि के संचरण की बात कि ध्वनि कैसे उस वाद्य यंत्र से या किसी भी वस्तु से निकल के हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि क्या है ये ध्वनि, उस वाद्य यंत्र से क्या निकला जो हमारे कानों तक पहुंच गया? कोई पदार्थ निकला या क्या निकला? हवा में जब चिड़िया उड़ती है तो हमको दिखाई देती है कि ये चिड़िया जा रही है, अभी यहां पहुंची, अभी यहां पहुंची और ये उड़ गई। लेकिन ध्वनि दिखाई देती है हमें कि देखो वो वाद्य यंत्र से निकली और देखो ये आते 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 अब मेरे कानों तक पहुंच गई। ऐसा होता है क्या? नहीं, ध्वनि तो हमको दिखाई भी नहीं देती। हमारे कानों के पास में क्या हमने बताया अभी? हवा के अणु। हवा के अणुओं में कंपन हो रहा होता है। अगर हम बिल्कुल चुप हैं तो क्या मेरे मुंह के सामने की हवा के अणुओं में कंपन हो रहा है? नहीं, यानी यहां कुछ भी नहीं है। और जैसे ही हमने कुछ बोला तो हमारे मुंह के सामने की हवा है, इसके अणुओं में कंपन हुआ तो हमने क्या कहा? ध्वनि। यही ध्वनि है ना? तो ध्वनि कुछ भी नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कुछ ऐसी दिखती नहीं है हमें। यह सिर्फ हवा के अणुओं का कंपन होती है। क्या ध्वनि द्रव माध्यम से होकर संचरित हो सकती है? ध्वनि द्रव माध्यम से होकर संचरित हो सकती है या नहीं, इस बात को समझाने के लिए हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। इस प्रयोग में हमने एक बाल्टी में कुछ पानी ले रखा है, यानी द्रव। मेरे पास एक एयर टाइट डिब्बा है। इस डिब्बे में हमने कुछ लोहे के टुकड़े रखे हुए हैं जिससे कि यह डिब्बा पानी के अंदर आसानी से डूब सके। और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक मोबाइल ले रखा है। इस मोबाइल द्वारा हम ध्वनि को उत्पन्न करेंगे और इसको डब्बे में रख देंगे। डब्बा बंद करके इस द्रव में यानी पानी में डुबा देंगे और फिर देखते हैं क्या ये ध्वनि हमको बाहर सुनाई पड़ती है। तो अब हम अपने इस मोबाइल की सहायता से ध्वनि निकालते हैं। सुनाई दे रही है ना? और इसको इस डिब्बे में रख देते हैं। इस डब्बे को बंद कर देते हैं ताकि पानी इसके अंदर ना जा सके। ध्वनि सुनाई दे रही है आपको? आप इस डब्बे को पानी में डालते हैं। ध्वनि थोड़ा धीमी हो गई है लेकिन फिर भी हमको सुनाई दे रही है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। देखिए, तो आपने देखा कि जिस समय वो डिब्बा पानी के अंदर था उस समय भी हमको मोबाइल से ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। तो उस समय कैसे सुनाई पड़ रही थी? उस समय ध्वनि पानी यानी द्रव द्वारा संचरित होकर बाहर आ रही थी। यानी कि ध्वनि द्रव माध्यम से भी संचरित हो सकती है। क्या ठोस माध्यम से होकर संचरित हो सकती है? इसके लिए भी चलिए एक प्रयोग करते हैं। देखिए, आपने क्या देखा? एक बच्चा मेज पर एक किनारे बजा रहा है और हमको ध्वनि बर्तन में से सुनाई पड़ रही है। वो बर्तन को छू भी नहीं रहा है। तो अब ध्वनि कैसे सुनाई पड़ रही है? अब ध्वनि ठोस यानी कि मेज द्वारा संचरित होकर बर्तन तक पहुंच रही है। ध्वनि यानी कंपन। तो जब वो मेज पर कंपन पैदा कर रहा है तो वो कंपन
ठोस द्वारा संचरित होकर बर्तन तक पहुंच रहे हैं और हमको बर्तन से ध्वनि सुनाई पड़ रही है। यानी कि ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर संचरित हो सकती है। सितार, गिटार, इनके तारों में कंपन होता है। तबले, ढोलक, इनकी झिल्ली में कंपन होता है। कंपन ही ध्वनि है। तो अब इस कंपन, इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए कुछ प्रमुख पैरामीटर्स होते हैं। उनके बारे में बताने के लिए हम आपको एक प्रयोग करके दिखाते हैं और उस प्रयोग की सहायता से हम कंपन के बारे में सीखेंगे। आपके सामने हमने 2 पेंडुलम ले रखे हैं। इस पेंडुलम में धागे की लंबाई कम है और इसमें अधिक है। अब इस पेंडुलम को हम एक किनारे से छोड़ रहे हैं। देखिए, एक बार इस किनारे पर आता है, फिर दूसरे किनारे पर जाता है, फिर इस किनारे पर आता है और दूसरे किनारे पर जाता है। तो एक किनारे से वापस उसी किनारे तक आने में जो समय लगता है उसे हम आवर्त काल कहते हैं। और एक किनारे से वापस उसी किनारे पर आना, ये एक कंपन कहलाता है। इस दोलक का यानी इस पेंडुलम का आवर्त काल हमने नापा हुआ है, वो 1.6 सेकंड है। अब इस पेंडुलम को देखते हैं। इसको भी हम एक किनारे पर पकड़ के छोड़ देते हैं। ये देखिए, इसका आवर्त काल भी हमने नापा हुआ है, वो है 0.6 सेकंड। यानी कि इस पेंडुलम का आवर्त काल इस पेंडुलम के आवर्त काल से कम है। इसके अलावा ऐसे बहुत से यंत्र होते हैं, जैसे संगीत के लिए गिटार या सितार, उनके तारों में जो कंपन होता है, उन कंपन का आवर्त काल कभी कभी 1/100 सेकंड या 1/500 सेकंड होता है। तो अब जरा सोचिए कि यदि एक कंपन का आवर्त काल 1/100 सेकंड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो वस्तु या वो तार 1 सेकंड में 100 बार कंपन कर रहा है। तो कोई वस्तु 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करती है, उसे उस वस्तु के कंपन की आवृत्ति कहते हैं। अब यदि हम आपसे पूछें कि हर वो वस्तु जिसमें कंपन हो रहा है, क्या ध्वनि उत्पन्न करती है? हां, जहां कंपन है वहां ध्वनि तो अवश्य होगी। लेकिन क्या वो सारी ध्वनियां हमको सुनाई पड़ती हैं? नहीं। जैसे अभी हमने पेंडुलम में देखा, कंपन तो हो रहा था किंतु कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। कोई ध्वनि हमको सुनाई देगी या नहीं, ये कंपन के एक विशेष गुण पर निर्भर करता है, जिसे हम आवृत्ति कहते हैं। हमें सुनने के लिए एक विशेष आवृत्ति की आवश्यकता होती है। सामान्यतः हम कहते हैं कि औसतन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इनके बीच की जो आवृत्ति होती है वो हम सुन पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि किसी के कान की क्षमता, सुनने की क्षमता जो है वो कम है या अधिक है, तो 20 क्या 25 हर्ट्ज पे भी नहीं सुनाई देता है, या किसी किसी को 16 हर्ट्ज भी सुनाई दे जाता है। तो ये हम औसतन कह रहे हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज यानी 1 सेकंड में 20 कंपन। आपको कुछ और सिखाने के लिए हमने 2 स्ट्रा ले रखी हैं और इनको ऊपर से काट दिया है, नुकीला बना दिया है, और अब हम इसको बजाने जा रहे हैं।
ध्यान से सुनिएगा। सुना? अच्छा लगा? क्या इन दोनों ध्वनियों में कोई अंतर लगा आपको? इसकी ध्वनि कैसी थी और इसकी ध्वनि कैसी थी? इसकी ध्वनि पतली थी और इसकी मोटी। तो ध्वनि की ये जो क्वालिटी होती है, मोटी या पतली, ये कैसे मालूम पड़ता है? ध्वनि का पतला या मोटा ऐसा कहना उस ध्वनि में यानी कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस स्ट्रॉ में कंपन की जो आवृत्ति थी वो कम थी, इसलिए हमें मोटी ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, और इस स्ट्रॉ में कंपन की जो आवृत्ति थी वो अधिक थी, इसलिए हमें पतली ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। साधारणतया महिलाओं की आवाज पतली होती है और हम कहते हैं कि उनकी आवृत्ति अधिक है, और पुरुषों में साधारणतया हमको मोटी आवाज सुनाई पड़ती है और हम कहते हैं कि भाई उनकी आवृत्ति महिलाओं की आवृत्ति की अपेक्षा कम है। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारी आवाजें सुनी होंगी। शेर दहाड़ता है, कोयल कूकती है। तो अब आप सोचिए किसकी आवृत्ति अधिक है, किसकी कम है। आवृत्ति को घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि मोटी या पतली हो जाती है। इसके लिए हम आपको एक प्रयोग करके दिखाते हैं। यहां पर हमने एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर ले रखा है और एक स्पीकर। इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर में हम आवृत्ति को बदलेंगे और ध्वनि इस स्पीकर से निकलेगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा और इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर के डिस्प्ले पर देखिएगा। ठीक है, अभी आप इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर के डिस्प्ले पर देख रहे हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1038 यानी 1038 हर्ट्ज, और आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अब हम इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर से आवृत्ति को बढ़ाने जा रहे हैं। आवाज पतली हो रही है और अब घटाने जा रहे हैं। अब कैसी आवाज है? मोटी, यानी कि अधिक आवृत्ति पर पतली ध्वनि सुनाई पड़ रही थी और कम आवृत्ति पर मोटी। अभी हमने चर्चा की कि जैसे जैसे आवृत्ति बदलती है आवाज पतली या मोटी होती जाती है। हम गाने सुनते हैं रेडियो से या टीवी से, तो उसके पास बैठते हैं जिससे हमको साफ साफ अच्छे से सुनाई दे, और जैसे जैसे हम उस रेडियो या टीवी से दूर हटते चले जाते हैं वो आवाज धीमी होती चली जाती है। हमको थोड़ी देर बाद सुनना बंद हो जाता है। काफी दूर बैठ जाए तो सुनाई नहीं देता। लेकिन वहां पर रेडियो या टीवी, उनसे जो ध्वनि निकल रही है उसकी आवृत्ति कम या ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि हम जब पास में होते हैं तो सुनाई देता है, लेकिन दूर चले जाते हैं तो नहीं सुनाई देता। ऐसा क्यों होता है? रेडियो या टीवी, इनसे जो ध्वनि निकल रही है उससे उसके आसपास की हवा के अणुओं में जो कंपन हो रहा है उनका आयाम अधिक है।
यानी कि आयाम अधिक होने का मतलब वो जो अणु कंपन कर रहे हैं वो लंबे लंबे कंपन कर रहे हैं, दूर दूर तक। और जैसे जैसे हम दूर हटते चले जाते हैं वो आयाम, अणुओं के आयाम कम होते चले जाते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे कंपन करने लगते हैं, कंपन के आयाम कम हो जाते हैं। तो कंपन के आयाम का कम होना या ज्यादा होना यह ध्वनि की तीव्रता कहलाता है। यदि कंपन के आयाम अधिक हैं, लंबे लंबे आयाम हैं, तो हम कहते हैं ध्वनि की तीव्रता अधिक है। और यदि कंपन के आयाम कम हैं तो हम कहते हैं ध्वनि की तीव्रता कम है। तो जहां पर ध्वनि की तीव्रता अधिक है वहां हमको बिल्कुल साफ साफ सुनाई देता है, तो हम रेडियो या टीवी टेलीविजन के पास जाकर बैठ जाते हैं। और यदि ये कंपन के आयाम कम है यानी तीव्रता कम है, कहां पर? दूर, तो वहां पर हमें ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसके लिए हम आपको फिर से एक प्रयोग करके दिखाते हैं। अभी आप इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर के डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये आवृत्ति 1075 हर्ट्ज है। और अब इस नॉब की सहायता से हम कंपन के आयाम को बदलेंगे और आप ध्वनि को ध्यान से सुनिएगा। देखिए ध्वनि तेज हो गई और भी तेज हो गई, लेकिन क्या यह पतली मोटी हो रही है? ये देखिए, अभी कम है, धीमी, और अब तेज, धीमी। इस प्रयोग में हमने आवृत्ति को समान रखा था, बदला नहीं था, लेकिन नॉब की सहायता से हम कंपन के आयाम को बदल रहे थे। जब आयाम कम था तो ध्वनि की तीव्रता भी कम थी, और जैसे जैसे हमने कंपन के आयाम को बढ़ाया ध्वनि की तीव्रता भी बढ़ती गई। यानी कि समान आवृत्ति पर ध्वनि की तीव्रता अलग अलग हो सकती है। हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय आप सुन रहे हैं? आपको ऐसा ही लग रहा है कि जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय आप सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। ध्वनि 1 किलोमीटर की दूरी लगभग 3 सेकंड में तय करती है, और आप हमसे कुछ मीटर की दूरी पर बैठे हैं। अगर हमारे और आपके बीच की दूरी लगभग 1 मीटर है तो ध्वनि को मात्र 0.003 सेकंड लगेंगे। इस वजह से आपको यह नहीं मालूम पड़ता कि हमारे बोलने और आपके सुनने में कितना समय अंतराल है। लेकिन जब कोई चीज दूर होती है, जैसे बादल, बादल जब गरजता है, बरसात में आपने देखा होगा बहुत तेज गरजता है, तो उसकी चमक हमको दिखाई दे जाती है, लेकिन उसकी गर्जना हमको 1 या 2 सेकंड बाद सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और ध्वनि की लगभग 1/3 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसीलिए हमें चमक पहले दिखाई दे जाती है, और बादल कुछ किलोमीटर ऊपर होते हैं, इसलिए हमें ध्वनि कुछ समय बाद सुनाई पड़ती है।